हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को खमा गणी, सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर और सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये तो हुई हमारे जो है वो स्वागत की बात है। ठीक है, अब जो है वो सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम आप जो है वो इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं ले रहे हो। तो फर्स्ट आपको बता दूं कि मेरे खुद के चाचा जी की शादी थी, यानी कि मेरे चाचा जी की शादी थी, घर में शादी थी, इसी वजह से जो है वो क्लास नहीं हो पा रही थी। और अभी जो है वो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है और ट्रेनिंग का टाइमिंग जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो है वो हम ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं। और मेरी जो स्कूल जो थी वो पास में थी, तो मैं जब 4 बजे छुट्टी होती थी हमारी, तब हम जो है वो मैं जल्दी से घर आके वीडियो बना लिया करती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अब ट्रेनिंग की वजह से जो है वो टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर जो वो बहुत दूर आया है, जिससे मतलब ट्रेनिंग सेंटर जो वो बहुत दूर है, तो वहाँ से जब मैं आती हूँ तो मुझे जो है वो 6-7 बज जाते हैं। इसी वजह से जो है वो आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। आज जो है वो हमारी छुट्टी थी, यानी कि 8 तारीख को महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। सभी को जो है वो महाशिवरात्रि के बहुत बहुत जो है वो शुभकामनाएं। अब जो है वो आज के दिन में क्लास ले रही हूँ आपकी। तो अब हम जो है वो क्या करेंगे कि हमारा जो है वो ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है, यानी कि इतना ज़्यादा जो है वो मैं ऐसे लिखूंगी तो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो हम ऐसे शॉर्ट में लेके आएंगे ताकि आप जो है वो, मैं बोर्ड से हट जाऊंगी, मैं आपको समझा दूंगी सारी चीज़ें और आप जो है वो या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। कि मतलब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया करो, तो मैं साइड में हट जाऊंगी और आप जो है वो बोर्ड से स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर कॉपी में जो है वो नोट्स बना लिया करो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं राजस्थान की भूगर्भिक संरचना एवं भौतिक स्वरूप। यानी कि हमने राजस्थान का जो सामान्य परिचय जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से मैंने जो है वो सामान्य परिचय में जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे नए डिस्ट्रिक्ट को लेकर, यानी कि नए जिलों को लेकर जितने फैक्ट्स बन सकते थे, क्योंकि अब सब आपको सभी को पता चल गया है कि जिलों में चेंजमेंट नहीं होने वाला है। जो आपको मतलब हो रहा था वो सिर्फ रिव्यू हो रहा था। मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि जिलों का सिर्फ और सिर्फ रिव्यू होगा, यानी कि सिर्फ देखेंगे, चेंजमेंट नहीं हो सकता है। अब हम जो है वो देखें कि राजस्थान की भूगर्भिक संरचना व भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, राजस्थान की ज्योग्राफी जो हमने स्टार्ट कर रखी थी उसमें रहने वाला राजस्थान की भूगर्भिक संरचना व भौतिक स्वरूप, यानी कि राजस्थान की भूगर्भ की संरचना कैसे आ जाती है या राजस्थान का भौतिक स्वरूप कैसे आ जाता है। ठीक है, फिर इसका भौतिक विभाजन के बारे में भी पढ़ेंगे, अपनीति क्या आ जाती है, अभिनीति क्या आ जाती है, सपनीति क्या आ जाती है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मल से अभी जो है वो आप ये चीजें देखो जो कि आपके लिए जो है वो मतलब ज्यादातर तो यहाँ से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वो अरावली पर्वतमाला के मतलब संबंध में जो है वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन फिर भी जो है वो अगर बाई चांस आरएस में, यानी कि आरएस में फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में जो है वो ये क्वेश्चन बन जाए तो आप जो है वो ध्यान से समझना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान की भूगर्भिक संरचना। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अघो महाक्लब क्या होता है, पुराजीवी महाक्लब क्या होता है और मध्यजीवी महाक्लब क्या होता है, नवजीवी महाक्लब क्या होता है। तो पहले सबसे पहले जब इतिहास में अगर हम बात करें तो हमारे इतिहास में भी जो है वो अलग अलग स्टेज थी, यानी कि अलग अलग जो है वो हिस्से थे, अलग अलग स्टेज थी। उनको क्रॉस करते करते जो है वो हम नवजीवी महाक्लब तक पहुंचे हैं, यानी कि नए जीवी महाक्लब से तक पहुंचे हैं, नवजीवी महाक्लब तक पहुंचे। उसी प्रकार अघो महाक्लब होता है। अघो महाक्लब में जो है वो अधो महाक्लब में किन किन को शामिल किया गया था, तो प्री अरावली और प्री कैम्ब्रियन को शामिल किया गया था। फिर आता है हमारी दूसरी स्टेज पुराजीवी महाक्लब। पुराजीवी महाक्लब में विध्यन महासमूह आता है और परमियन कार्बोफेनेस महाक्लब आता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो आधे महाक्लब जो था उसमें प्री अरावली और प्री कैम्ब्रियन, और सेकंड स्टेज जो पुराजीवी महाक्लब जो था उसमें विध्यन महासमूह है, विध्यन की पहाड़ियां, विध्यन की चोटियां, विध्यन कगार जो है उसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। फिर आता है कि परमियन कार्बोनिफेरस महाक्लब और मध्यजीवी महाक्लब में क्रिटिसियस और जूरेसिक जो है उसको शामिल किया गया था। नवजीवी महाक्लब में आया द्वितीय महाक्लब और एक आता है चतुर्थ महाक्लब, यानी कि फोर्थ महाक्लब, चतुर्थ महाक्लब आया था। अगर हम बात करें तो हम जो है वो सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री अरावली और प्री कैम्ब्रियन के बारे में। अगर हम देखें कि प्री अरावली में जो है वो सबसे पहले अनाच्छादन जो है वो उसमें अप्रदन और अपक्षय, यानी कि अप्रदन और अपक्षय दोनों को मिला के जो है वो अनाच्छादन होता है। ये अप्रदन और अपक्षय की प्रक्रिया के बाद में जो है वो ये जो प्री अरावली यानी कि अरावली जो आता है इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है, यानी कि अनाच्छादन जो आता है इसमें हम अप्रदन को भी शामिल कर सकते हैं और अपक्षय को भी शामिल कर सकते हैं। इसमें जो है वो प्री अरावली में यह विश्व की सबसे प्राचीनतम जो है वो पर्वतमाला आती है, यानी कि प्री अरावली जो आती है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला आती है। इसमें अनाच्छादन जिसमें कि अपक्षय और अप्रदन, इस प्रक्रिया के दौरान जो है वो इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। प्री अरावली की अनाच्छादन की वजह से जो है वो इस प्रक्रिया की वजह से ऊंचाई कम होती जा रही है। अनाच्छादन में अप्रदन होता है और अपक्षय होता है। अब अप्रदन और अपक्षय क्या होते हैं इसके बारे में भी
सॉरी यानी कि अनाच्छादन और अपरदन क्या होते हैं इसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो प्री अरावली जो आती है इसके संबंध में ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी आती है, तो प्री अरावली आती है। यानी कि हमारे वर्ल्ड की विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला जो आती है वो प्री अरावली आती है। प्री अरावली में जो वो अनाच्छादन की प्रक्रिया की वजह से जो प्री अरावली जो है यानी कि इस अरावली पर्वतमाला की जो है वो ऊंचाई कम होती जा रही है। अनाच्छादन की प्रक्रिया में अपरदन और अपक्षय को शामिल किया जाता है। अब अपरदन क्या होता है, तो विभिन्न कारकों के द्वारा विभिन्न कणों को एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ही जो है वो अपरदन होता है। अपरदन का मतलब क्या होता है, हम इसको कटाव भी बोल सकते हैं। यानी कि अपरदन को जो है वो हम कटाव के रूप में भी जो है वो बात कर सकते हैं कि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी कि विभिन्न कारकों, नदी या फिर झरनों की वजह से जो है वो कणों का यानी कि कुछ कणों का जो है वो कटाव होकर दूसरी जगह पे चला जाना जो है वो अपरदन कहलाता है। इसी में भी यही चीज लिख रखी है, आप जो है वो शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करना है। यानी कि विभिन्न कारकों के द्वारा विभिन्न कणों का जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ही जो है वो क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपक्षय क्या होता है। अपक्षय जो होता है वो चट्टानों का अपने स्थान पे टूट फूट कर बिखरना। अपक्षय का मतलब होता है कि जो चट्टानें जो आती है वो अपनी ही जगह पे जो वो टूट बिखर कर इधर उधर बिखर जाती हैं, टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाती है, उसको हम अपक्षय बोलते हैं। यानी कि अपक्षय होता है कि चट्टानों का अपने स्थान पे टूट फूट कर बिखर जाना ही जो है वो अपक्षय होता है। और ये आपको बता ही दिया कि अनाच्छादन की प्रक्रिया की वजह से ऊंचाई कम होती है, इसीलिए ये अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आ रहे हैं। यानी कि अनाच्छादन की प्रक्रिया की वजह से प्री अरावली जो आता है इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है, इसीलिए ये जो है वो अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है, तो अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट आता है बुंदेलखंड नीस। यानी कि बुंदेलखंड के बारे में आपने सुना होगा कि ये झारखंड यूपी के में जो है वो इसकी पहाड़ियां देखने को मिल जाती है बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी, और झारखंड में जो है वो रांची झारखंड आता है, वहां पे जो है वो हमें खनिज के भंडार भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जो है वो हम जैसे जैसे राजस्थान के खनिज वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। तो उसमें जो है वो हम इंडिया के जो कुछ फैक्ट्स जो है वो भी इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे आरएस में फर्स्ट ग्रेड में जो है वो पूछ लेते हैं साथ में, तो वो भी हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड नीस जो आता है वो हमारी बेड़च घाटी से चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में 110 किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है उसको भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछ लेंगे कि भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से किसे जाना जाता है, क्योंकि इतने जो है वो आप ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते हो, और वहां पे आप समझोगे कि जैसे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पूछा जाता है, या फिर अगर हम बात करें तो आपसे जो है वो ग्रेट बाउंड्री रेंज के बारे में पूछा जाता है, यानी कि विशाल पर्वतमाला यानी कि विशाल सीमा भ्रंश के बारे में पूछा जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल के बारे में पूछा जाता है। उसी प्रकार जो है वो आपसे पूछ लेंगे कि भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेड़च घाटी से चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में जो 110 किलोमीटर का जो क्षेत्र जो था उसको भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और एक यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे जो है वो और चीजें क्या मिलती है, यानी कि बुंदेलखंड नीस जो आता है इसमें हमें गुलाबी ग्रेनाइट की प्रधानता देखने को मिलती है। यानी कि खनिज वाले टॉपिक्स में भी जो है वो आपसे ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो जो बुंदेलखंड नीस जो आता है इससे गुलाबी ग्रेनाइट की प्रधानता मिलती है। अन्य चट्टाने यानी कि इसमें से जो है वो हमें अन्य चट्टाने भी मिलती है, जैसे कि ग्रेनाइट की संभावना यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही जो वो शिस्ट की प्रधानता देखने को मिल जाती है। हॉर्न बेल्ट की संभावना जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, और पामी हाइट की जो है वो संभावना यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि पेग्मेटाइट सॉरी ओके यानी यहाँ पे अन्य चट्टाने जो आ जाती है उसमें पेग्मेटाइट की संभावना, मैग्नेटाइट, सीस्ट, हॉर्न बेल्ट जो आता है उसकी संभावना यहाँ पे देखने को मिलती है। ये तो हुए हमारे राजस्थान के भूगर्भिक संरचना में जो इंपॉर्टेंट बातें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन के बारे में। तो आप जो है वो ये सारी चीजें नोट कर लेना, या फिर इसका जो वो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करेंगे प्री कैम्ब्रियन के बारे में। प्री कैम्ब्रियन में जो क्या क्या चीजें आ जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्री कैम्ब्रियन अरावली पर्वतमाला का निर्माण जो है वो अपनीति से हुआ था। प्री कैम्ब्रियन पर्वतमाला के बारे में अगर प्री कैम्ब्रियन में अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला का निर्माण अपनीति से हुआ था।
यानी पर्वतमाला आती है, राजस्थान से अरावली पर्वतमाला होकर गुजरती है, इसका निर्माण अपनीति के कारण से हुआ है। अरावली पर्वतमाला को वल्लन या वल्लित पर्वतमाला का उदाहरण भी माना जाता है। क्यों माना जाता है कि वल्लन किसे कहते हैं, या आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो हमारा जो भूगर्भ जो है, भूमि के गर्भ में जो है वो सर्पिलाकार आकृति होती है, जिस प्रकार मैंने ये आकृति बनाई है उसी प्रकार सर्पिलाकार आकृति होती है, इसको बोलते हैं वल्लन। ठीक है, इसमें जो है वो अपने मतलब अरावली पर्वतमाला में अपनति का नाम सुना है अपनति का नाम सुना है, तो उसमें वल्लन का जो ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है, यानी कि वल्लन का जो ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं अपनति, और वल्लन का जो नीचे वाला भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं अभिनति। अभिनति कहते हैं। और अपनति और अभिनति के मध्य जो मैग्मा का जमा हो जाता है, यानी कि अपनति और अभिनति के मध्य मैग्मा का जमा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फेकोलिथ। यानी कि किसको बोलते हैं, फेकोलिथ। तो अपनति और अभिनति के मध्य जो मैग्मा का जमा हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं फेकोलिथ। नेक्स्ट आता है कि संपनति क्या होता है, यानी कि अपनति के बारे में देख लिया, अभिनति के बारे में देख लिया। अब अगर हम बात करें तो संपनति क्या होता है, संपनति, संपनति यानी कि आपने अपनति और अभिनति और संपनति इन तीनों के बारे में ध्यान रखना है। तो एक अपनति में बहुत सारी अपनति होती हैं और अभिनति होती हैं, यानी कि जो एक अपनति जो है उसमें बहुत सारी अपनति होती है। एक अपनति में बहुत सारी अपनति और अभिनति होती है। यानी कि संपनति जो होता है इसमें एक अपनति में बहुत सारी अपनति और अभिनति होती है, जिसे संपनति कहते हैं। यानी कि संपनति किसे कहते हैं, तो एक अपनति में बहुत सारी अपनति और अभिनति होती है, उसको हम संपनति कहते हैं। इस संपनति के कारण ही जो है वो विशाल सीमा भ्रंश, यानी कि आपको पता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो 1530 मीटर ऊपर उठ जो है वो जाता है। यानी कि ये जो आप अपनति नाम देख रहे हो, इसी वजह से जो है इसके कारण विशाल सीमा भ्रंश 1530 मीटर ऊंचा उठ जाता है। यानी कि इसके कारण ही जो विशाल सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो आता है वो 1530 मीटर ऊंचा, यानी कि ऊंचा या ऊपर उठ जाता है। यानी कि 1530 मीटर ऊंचा या ऊपर जो है वो उठ जाता है। ऊपर का नाम भी लिख लेना, ऊंचा या ऊपर उठ जाता है। अब हम समझते हैं कि प्री कैम्ब्रियन में जो वो अरावली पर्वतमाला का निर्माण अपनति के कारण हुआ था। इसको जो वो वल्लन और वल्लित पर्वतमाला का एग्जाम्पल भी समझा जाता है। क्यों समझा जाता है कि वल्लन में जो भूगर्भ में जो सर्पिलाकार आकृति जो होती है उसको हम वल्लन कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है। अब इसमें जो वल्लन में जो ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है वो अपनति कहलाता है, और नीचे धंसा हुआ भाग या नीचे वाला जो भाग जो होता है उसको हम अभिनति के नाम से जानते हैं। और अपनति और अभिनति के जो मध्य का मैग्मा का जमा हो जाता है उसको हम फेकोलिथ के नाम से जानते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो एक आता है संपनति। संपनति क्या होता है, तो एक अपनति में बहुत सारी जो है वो अपनति होती है और अभिनति होती है, इसको हम जो है वो संपनति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि संपनति के कारण ही जो है वो विशाल सीमा भ्रंश, जिसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं, वो 1530 मीटर जो है वो ऊपर उठ जाती है। यानी कि संपनति के कारण ही जो है वो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो 1530 मीटर ऊपर उठ जाती है। ये भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो हमारा प्री कैम्ब्रियन युग जो आता है इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तो आप ये जो है वो नोट कर लेना। फिर अगर हम बात करें तो प्री कैम्ब्रियन को 2 भागों में
पश्चिमी पहाड़ियों का निर्माण इसी से हुआ है। यानी कि जो दिल्ली सुपर ग्रुप जो आता है, इसी से जो है वो अजमेर तथा पश्चिमी पहाड़ियों का निर्माण इसी से हुआ है या इसी के अंतर्गत हुआ है। इसी से हुआ है या इसी के अंतर्गत हुआ है। इसी के अंतर्गत हुआ है, यानी कि इसी से या फिर इसी के अंतर्गत जो है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिल्ली सुपर ग्रुप को 3 भागों में विभक्त करते हैं। जिस प्रकार हमने अरावली महासमूह को 2 भागों में विभक्त किया है, उसी प्रकार दिल्ली सुपर ग्रुप को जो है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको ये समझा देती हूँ, यानी कि पूरा जो है वो अच्छे तरीके से बता देती हूँ। तो हमने जो है वो प्री कैम्ब्रियन को 2 भागों में विभाजित किया था। प्री कैम्ब्रियन को 2 भागों में विभाजित किया था। अरावली महासमूह है अरावली सुपर ग्रुप, और दिल्ली महासमूह है दिल्ली सुपर ग्रुप। ठीक है, इसमें जो वो दिल्ली को इंग्लिश में दिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले हम बात कर रहे थे अरावली सुपर ग्रुप के बारे में। अरावली सुपर ग्रुप जो आता है, इसका निर्माण विभिन्न मोड़ों के द्वारा हुआ है। यानी कि अब आपसे क्वेश्चन कर लेंगे कि अरावली सुपर ग्रुप का निर्माण कैसे हुआ था, तो विभिन्न मोड़ों के द्वारा जो है वो अरावली सुपर ग्रुप का निर्माण हुआ था। इस अरावली सुपर ग्रुप में जो है वो 2 चट्टानें प्रमुख रूप से आ जाती हैं, क्योंकि हम जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चट्टानों के बारे में देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में फटाफट से जो है वो पुट हो जाती है। उसमें अगर हम देखें तो 2 चट्टानें आ जाती है, फाइलाइट्स। ओके, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें फाइलाइट्स आ जाती है और एक क्वार्टर्स आ जाती है। तो क्वार्टर्स के बारे में तो जो है वो ज्यादातर आपने सुना ही है, लेकिन फाइलाइट्स के बारे में ज्यादातर नहीं सुनते हैं, तो इस नाम को जो है वो ध्यान में रख लेना। तो इसमें फाइलाइट्स आती है और क्वार्टर्स आती है। अब जो है वो हम अरावली सुपर ग्रुप जो आता है, इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे, यानी कि इसको 2 भागों में जो वो विभाजित किया जाता है। प्री कैम्ब्रियन को 2 भागों में विभाजित किया, अरावली महासमूह को 2 भागों में विभाजित किया। अब अरावली सुपर ग्रुप के कौन कौन से आ जाते हैं 2 भाग, तो एक तो झाड़ोल आता है। झाड़ोल किस में आता है, तो उदयपुर में आता है, आप सभी को पता है। तो झाड़ोल सुपर ग्रुप आता है। तो झाड़ोल सुपर ग्रुप में जो वो कौन कौन से चट्टानों की प्रधानता आ जाती है, तो उसमें जो वो फाइलाइट्स की आ जाती है और क्वार्टर्स की आ जाती है। सेम यही कर लेंगे कि अरावली महासमूह और झाड़ोल महासमूह में सेम चट्टानों की प्रधानता आती है। फिर अगर हम बात करें तो दूसरा टाइप आ जाता है उदयपुर महासमूह है। दूसरा पार्ट या भाग आ जाता है उदयपुर महासमूह है, उदयपुर सुपर ग्रुप। इसमें कौन कौन से जो वो चट्टानों की प्रधानता है, तो इसमें फाइलाइट्स की आ जाती है, मार्बल की आ जाती है, और लाइमस्टोन की आ जाती है, और माइकासिस्ट की आ जाती है। इन चारों चट्टानों की प्रधानता जो है वो हमें उदयपुर में देखने को मिलती है, यानी कि उदयपुर सुपर ग्रुप में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली महासमूह है, यानी कि दिल्ली सुपर ग्रुप के बारे में। इसमें जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत है, यानी कि दिल्ली सुपर ग्रुप जो आ जाता है यह राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत है, यानी कि राजस्थान के सर्वाधिक भाग को घेरने वाला या सर्वाधिक भाग को मतलब विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है, वो कौन सा आ जाता है, दिल्ली सुपर ग्रुप। नेक्स्ट आता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो हमारे दिल्ली से हुई थी, इसीलिए इसको जो है वो दिल्ली सुपर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत दिल्ली से गुजरात तक हुई थी, गुजरात तक है। शुरुआत कहाँ से हुई थी, दिल्ली से हुई थी, और है कहाँ तक, तो गुजरात तक है। अजमेर व पश्चिमी पहाड़ियों का निर्माण इसी के अंतर्गत हुआ था, यानी कि हमारे जो अजमेर में बहुत ज्यादा पहाड़ियां भी आ जाती है और बहुत ज्यादा जो है वो चट्टानें भी आ जाती हैं, तो अजमेर और पश्चिमी पहाड़ियों का निर्माण जो है वो इसी दिल्ली सुपर ग्रुप से हुआ था। अब जिस प्रकार हमने अरावली महासमूह अरावली सुपर ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसी प्रकार से हम जो वो दिल्ली सुपर ग्रुप को विभाजित करेंगे। दिल्ली सुपर ग्रुप के 3 भाग आ जाते हैं, तो आप ये जो है वो सारे नोट कर लेना, पूरे जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं दिल्ली महासमूह के बारे में कि इसके जो है वो इसको कितने भागों में विभक्त किया गया है। दिल्ली महासमूह को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो आ जाता है रायलो समूह, रायलो समूह। रायलो समूह है। दूसरा आता है अलवर समूह है सॉरी, और तीसरा आ जाता है अजबगढ़ समूह है, यानी कि अजब से अजब। तो तीसरा क्या आ जाता है,
समूह की विभेदन व विवर्तनिक संरचना भिन्न है। यानी कि अरावली महासमूह है और देहली महासमूह की विभेदन व विवर्तनिक संरचना जो है वो भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। अब आप बोलोगे कि मैम इससे जो वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इससे जो है वो आपसे जो है वो आरएस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे और फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में जो है वो आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो बना के पूछ लेंगे। तो अगर हम बात कर रहे थे कि हमने अरावली महासमूह के दो टाइप्स या दो भागों के बारे में बात कर ली, झाडोल समूह और एक उदयपुर समूह है। उसी प्रकार हम दिल्ली महासमूह या दिल्ली सुपर ग्रुप के भागों को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 3 भागों में विभक्त किया गया है। उसमें राइलो समूह आ जाता है। राइलो समूह जो आता है ये दिल्ली महासमूह के समानांतर ही चलता है, यानी कि जो ये राइलो समूह जो आता है वो दिल्ली सुपर ग्रुप जो आता है इसके समानांतर ही चलता है, यानी कि इसके जो है वो ऐसे समानांतर ही चलता है। इसमें किन किन की प्रधानता होती है, तो इसमें मार्बल की प्रधानता होती है और क्वार्टर्स सेल जो है वो इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मार्बल का जो है वो पत्थर हमें कहाँ पे सर्वाधिक मिलता है, तो मकराना में मिलता है। अब ये मकराना जो है वो हमारा नया जिला डीडवाना कुचामन जो कि नागौर से विभाजित होकर बना था, उसमें जो है वो मकराना मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे थे अलवर समूह के बारे में, आप सभी को पता है कि दिल्ली जो महासमूह जो आता है, दिल्ली सुपर ग्रुप जो आता है वो दिल्ली से स्टार्ट होता है और उसके बाद में गुजरात तक जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसी वजह से इसको जो है वो दिल्ली महासमूह या दिल्ली सुपर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे अलवर समूह, यानी कि दूसरा जो भाग आ जाता है वो अलवर समूह आ जाता है। यह अलवर जिले को विभाजित करके खैरथल तिजारा बनाया गया था और इसके साथ में जो है वो अलवर और जयपुर को विभाजित करके कोटपुतली बहरोड बनाया गया था। तो अलवर और बहरोड दोनों किसके पार्ट आ जाते हैं, तो अलवर के आते हैं। तो इसके आसपास यानी कि अलवर, खैरथल, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, अलवर, इन तीनों के आसपास की पहाड़ियों के रूप में जो है वो अलवर समूह विस्तृत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अलवर समूह के उत्तरी भाग, तो अलवर समूह के उत्तरी भाग में राइलो समूह का जो विसंग या विलंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा आ जाता है अजबगढ़ समूह है। तो अजबगढ़ समूह जो आता है वो आप सभी को पता है किशनगढ़ अजमेर के आसपास, यानी कि जो किशनगढ़ अजमेर तो आता है उसके आसपास नेफेलाइन साइनाइट की चट्टानें मिलती है। यानी कि किशनगढ़ अजमेर के पास हमें कौन सी चट्टानें मिलती हैं, तो इसके पास में जो है वो हमें नेफेलाइन और साइनाइट की चट्टानें मिलती हैं। नेक्स्ट जो है वो इधर जो है वो एरिनपुरा एक छावनी के रूप में भी हमारा आ जाता है और ये एरिनपुरा किस जिले में आता है, तो ये पाली जिले में आता है, ठीक है। पाली में जो है वो यहाँ पे क्या पाई जाती है, तो ग्रेनाइट पाई जाती है। ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है, तो जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। तो ग्रेनाइट भी जो है वो कहाँ पे किसके अंतर्गत आ जाता है, तो वो अजबगढ़ समूह के अंतर्गत जो है वो ग्रेनाइट। फिर नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो हमारा जो सेकंड स्टेप आ जाती है, यानी कि सेकंड जो पार्ट आता है, सेकंड जो भाग आता है वो पुराजीवी महाकल्प आता है। यानी कि पुराजीवी महाकल्प में इस काल में जो वो आधारभूत चट्टानें, अब जो है वो ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाएगा कि कंपटीशन एग्जाम में जो है वो आपको कहीं पे तो जो है वो आधारभूत चट्टानें दे देंगे और कहीं पे जो है वो प्राइमरी रॉक्स दे देंगे, कहीं पे प्राइमरी रॉक्स दे देंगे और कहीं पे आधारभूत चट्टानें दे देंगे। तो आपको ये इंग्लिश वाला नाम जो है वो याद रखना है, प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं आधारभूत चट्टानों का। तो निर्माण हुआ है, यानी कि पुराजीवी महाकल्प जो आता है इसमें प्राइमरी रॉक्स का निर्माण हुआ है। आधारभूत चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ था, तो पुराजीवी महाकल्प में हुआ था। यानी कि पुराजीवी महाकल्प में जो है इस काल में जो आधारभूत चट्टानें प्राइमरी रॉक्स का निर्माण हुआ था। अब जो है पुराजीवी महाकल्प को 2 भागों में बांटा जाता है, यानी कि पुराजीवी महाकल्प को जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो विध्यन महासमूह आता है, यानी कि विध्यन सुपर ग्रुप्स आ जाता है, और एक पर्मियन कार्बोनिफेरस महाकल्प आता है। अब हम बात करेंगे जो पहला हमारा विध्यन महासमूह है, विध्यन सुपर ग्रुप जो आता है इसके बारे में बात करेंगे। यह है धौलपुर, यानी कि ये जो विध्यन महासमूह जो आता है वो हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिलों में या कौन कौन सी जगहों में जो वो विस्तृत है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो धौलपुर के बाद में सुकेत, कोटा, करौली, सवाईमाधोपुर तथा निम्बाहेड़ा। सुकेत कहाँ पे आता है, तो आपको जो है ये नाम ओनली ये नाम दे देंगे, सुकेत का नाम दे देंगे और जिला पूछ लेंगे तो सुकेत जो वो कोटा में आता है। एक आता है निम्बाहेड़ा, तो निम्बाहेड़ा जो है वो चित्तौड़गढ़ में आता है, तक विस्तृत है। यानी कि जो विध्यन महासमूह जो आता है वो हमारे राजस्थान के कितने जिलों तक जो वो विस्तृत है या कितने जिलों में जो वो विस्तृत है, तो उसमें जो है वो सबसे पहले धौलपुर के बाद में करौली के बाद में सवाईमाधोपुर के बाद में जो है वो
सुकेत कोटा के बाद में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में जो है वो ये विस्तृत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये विंध्य महासमूह जो आता है ये गंभीरी नदी और कालीसिंध नदी के मध्य है। अब आपसे क्वेश्चन करेंगे कि गंभीरी नदी और किन नदियों के मध्य जो है वो विंध्य महासमूह आता है, तो गंभीरी नदी और कालीसिंध नदी, गंभीर नदी और कालीसिंध नदी के मध्य जो है वो विंध्य महासमूह आता है। गंभीरी नाम इसलिए निकल रहा है क्योंकि हमारे राजस्थान में दो नदियां आती है गंभीरी नाम से। एक तो जो आती है वो गंभीर नदी आती है, यानी कि जिसमें री नहीं लगी होती है, और एक आती है गंभीरी नदी, है ना। तो ये गंभीरी नदी और गंभीर नदी में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए विंध्य महासमूह जो आता है ये किन दो नदियों के मध्य आता है, तो एक तो गंभीर और एक कालीसिंध नदी, इन दोनों नदियों के मध्य जो है वो विंध्य महासमूह आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो विंध्य महासमूह के बारे में और क्या क्या चीजें आ जाती है, तो इसमें जो है वो काग्लोमेरेट, बालुकास्म चूना पत्थर लाइमस्टोन वॉल जो है वो पाया जाता है, और इसको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं या किया जाता है। इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है कि मतलब विंध्य महासमूह जो आता है इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अब 4 भाग कौन कौन से आ जाते हैं, तो भंडेर समूह आता है, एक रीवा समूह आता है, एक कैमूर समूह आता है और एक सेमरी समूह आता है। ये बालुकास्म चूना पत्थर की प्रधानता जो है वो यहाँ पे इस विंध्य महासमूह विंध्य सुपर ग्रुप में जो है वो देखने को मिलती है। अब हम बात करें तो विंध्य सुपर ग्रुप के विखंडन से पश्चिमी राजस्थान में निम्न शैलों का निर्माण हुआ है, यानी कि जब विंध्य महासमूह है या विंध्य सुपर ग्रुप जब इसका विखंडन हुआ था, जब ये खिंडा था, यानी कि इसका विखंडन होने के बाद में जो हमारा पश्चिमी राजस्थान था तो उसमें जो है वो बहुत सारी जो शैलों का जो वो निर्माण हो गया था। किस वजह से, तो विंध्य ग्रुप समूह के विखंडन से, यानी कि विंध्य सुपर ग्रुप के विखंडन से पश्चिमी राजस्थान में निम्न शैलों का निर्माण हुआ था, जिसका नामांकन 1984 में किया। यानी कि फिर उन जो शैलों का निर्माण, यानी कि उन शैलों का निर्माण हुआ था उनका नामांकन किस सन में किया गया था, तो 1984 में किया गया था, यानी कि उसका नामांकन 1984 में किया गया था। अब वो जो है वो निम्न शैल कौन कौन से आ जाते हैं, तो एक तो नागौर बेसिन आता है, एक बिरमानिया बेसिन समूह आता है। नागौर बेसिन जो आता है वो कहाँ पे, यानी कि कौन कौन से जिलों को घेरता है, कौन कौन से क्षेत्र को घेरता है राजस्थान के, तो ये जोधपुर, फलोदी, पोखरण कहाँ पे आता है, जैसलमेर में आता है, बीकानेर, नागौर और श्रीगंगानगर में विस्तृत है। तो नागौर बेसिन जो है वो हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिलों में विस्तृत है, तो उसमें जो है वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जोधपुर में, और फलोदी अभी जो है वो एक नया जिला बना दिया गया है, नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो फलोदी को बना दिया गया। पोखरण जो आता है वो जैसलमेर में आता है, और बीकानेर, नागौर तथा श्रीगंगानगर में ये विस्तृत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिरमानिया बेसिन समूह है। बिरमानिया बेसिन समूह सेल जो आती है वो हमारे राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में विस्तृत है, तो ये जैसलमेर के दक्षिण में विस्तृत है। जैसलमेर का जो दक्षिणी हिस्सा जो आता है उसमें विस्तृत है, और नागौर बेसिन के समकालीन चट्टानें मिलती हैं, यानी कि इस बिरमानिया बेसिन समूह जो आता है इसमें नागौर बेसिन के जो समकालीन चट्टानें जो थी वो इससे मिलती है, और ये जैसलमेर के दक्षिण में विस्तृत है। और ये जो नागौर बेसिन और बिरमानिया बेसिन जो आता है इसको मारवाड़ सुपर ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नागौर बेसिन और बिरमानिया बेसिन को मारवाड़ सुपर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों मारवाड़ सुपर ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नागौर बेसिन और बिरमानिया बेसिन को मारवाड़ सुपर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है, इसके संबंध में क्वेश्चन कर लेंगे, तो इसको मारवाड़ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हुई हमारे विंध्य महासमूह के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं पर्मिनियन कार्बोनिफेरस महाक्लब के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे अभी पर्मिनियन कार्बोनिफेरस महाक्लब के बारे में। तो आप जैसे ही मैं बोर्ड से साइड हटती हूँ तो आप इनका जो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सारी चीजें, सारे फैक्ट्स जो होते हैं वो हमें सभी को कंप्लीट पढ़ना होता है, तो इसके जो है वो अच्छे से नोट्स बना लिया करो। बाड़मेर, यानी कि जो मध्यजीवी महाकल्प जो आता है उसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आता है, तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और बाड़मेर से विभाजित करके एक नया जिला और बनाया गया था बालोतरा में भी जो है वो अब इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अगर बाड़मेर में इसका विस्तार आता है तो बाड़मेर से विभाजित करके बालोतरा बनाया गया है, तो अब बालोतरा में भी जो है वो इसका विस्तार है, यानी कि ये फैला हुआ है क्षेत्र में जो है वो इसका विस्तार आ जाता है। इस काल में जो वो बीकानेर जैसलमेर की चट्टानों का अवसादन हुआ है, यानी कि जो ये मध्यजीवी महाकल्प जो आता है इस काल में बीकानेर, जैसलमेर की
चट्टानों का अवसादन हुआ है। यानी कि जो ये महाकल्प, यानी कि मध्यजीवी महाकल्प जो आता है, इसमें इस काल में जो है वो बीकानेर और जैसलमेर की चट्टानों का अवसादन हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके कारण ये अवसादी मालानी आग्नेय चट्टानों का अध्यारोपित हो गया है। यानी कि इसी कारण जो है कि यहाँ पर यह अवसादी मलानी आग्नेय चट्टानों का अध्यारोपित हो गया है। इसी कारण यह मालानी, यानी कि इसी कारण जो है वो यह मालानी, यह अवसादी मालानी आग्नेय चट्टानों पर अध्यारोपित हो गया। इसी कारण यह अवसादी मालानी व आग्नेय चट्टानों पर अध्यारोपित, यानी कि इसी कारण यह अवसादी मालानी व आग्नेय चट्टानों पर अध्यारोपित हो गया। गोंडवाना पक्षी की जो है वो शरणस्थली आ जाती है क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स। गोंडवाना पक्षी की शरणस्थली आ जाती है। यानी कि हम पढ़ रहे थे मध्यजीवी महाकल्प के बारे में। इसमें हमने देखा कि मध्यजीवी महाकल्प को दो भागों में विभाजित किया गया है, क्रायोटिस युग के और एक जुरेसिक युग। क्रायोटिस युग जो आता है इसमें हमें फतेहगढ़ श्रेणी, जैसलमेर और विभिन्न खनिज यहाँ से मिले हैं। तो ये किस युग के आ जाते हैं? तो ये क्रायोटिस युग के आ जाते हैं। फतेहगढ़ श्रेणी किस युग की आती है? तो क्राइटेशियस युग के आ जाती है। विभिन्न खनिज मिले हैं जिसमें कि डोलामाइट मिला है, फुलर्स अर्थ मिला है, मुल्तानी मिट्टी मिली है, लाइमस्टोन मिला है। इधर आता है दूसरा आता है जुरेसिक युग। जुरेसिक युग से जो है वो हमें लाठी सीरीज मिली है। यानी कि आपसे क्वेश्चन करेंगे किस युग की आती है लाठी सीरीज? तो जुरेसिक युग की आती है। यहाँ से हमें डायनासोर के अवशेष मिले हैं। ओकल वुड फॉसिल्स पार्क जो है उसके अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं। लाठी सीरीज जो आती है इसको क्या कहते हैं? तो भूगर्भिक जलपट्टी जो है वो लाठी सीरीज को कहा जाता है। इसका विस्तार जो वो पोखरण से लेकर, यानी कि पोखरण कहाँ पे आता है? तो जैसलमेर में आता है। तो लाठी सीरीज का विस्तार राजस्थान के कौन से क्षेत्र से लेकर कहाँ तक है? तो पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक लाठी सीरीज का विस्तार आता है। गांव कौन सा आ जाता है? तो गांव जो आता है वो ओकल वुड फॉसिल्स पार्क आता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक नलकूप आता है, तो चांदन या फिर उसको चाधन नलकूप के नाम से जाना जाता है, जिसको थार का घड़ा कहा जाता है। यहाँ पर एक घास पाई जाती है जो कि शेवण घास पाई जाती है, जिसको लिलोण घास भी कहा जाता है। यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है गोंडवाना पक्षी। गोंडवाना पक्षी जो है उसका वैज्ञानिक नाम आता है क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स जो आता है वो इसका वैज्ञानिक नाम आता है। गोंडवाना पक्षी की शरण स्थली जो है वो यहाँ पे आ जाती है। तो ये तो हुआ हमारे मध्यजीवी महाकल्प के बारे में सारी जानकारी। तो इसका जो है वो आप फटाफट से नोट्स बना लेना या फिर जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारा आखिरी चौथा नवजीवी महाकल्प, यानी कि नया नवजीवी महाकल्प। तो आप इसके जो है वो सारे अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से लिख लेना। उसके बाद में जो हम बात करेंगे नवजीवी महाकल्प के बारे में। लिग्नाइट कोयला व लाइमस्टोन के भंडार यहाँ से मिले हैं। इसका विस्तार कहाँ पे आ जाता है? यानी कि आपसे क्वेश्चन कर लेंगे इसका विस्तार। तो आप सभी को पता है विस्तार के बारे में हम जो वो मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यानी कि हम देखेंगे कि राजस्थान में जो है वो टर्शियर का जो है वो विस्तार कहाँ पे आ जाता है। तो टर्शियर का अगर हम विस्तार देखें तो इसमें जो है ये बीकानेर, यानी कि यहाँ पे जो है वो बीकानेर, फलोदी, यानी कि टर्सियरी का जो विस्तार जो आ जाता है, टर्सियरी का विस्तार जो है वो बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और इसके साथ में जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा में भी हमें जो है वो देखने को मिलता है। जोधपुर और एक जो है वो नागौर, एक जैसलमेर
यानी कि पश्चिमी राजस्थान में आता है ये। एक बाड़मेर से विभाजित करके दूसरा जिला बनाया गया था बालोतरा। पश्चिमी राजस्थान में जो वो तृतीय महाकल्प या टर्सेरी का जो है वो विकास आता है, विस्तार आता है, विकास तो क्या आएगा, विस्तार आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चतुर्थ महाकल्प के बारे में, जो कि थार के मरुस्थल में प्रवाहित जल और वायु के अवसादों के उत्तरोत्तर निक्षेपण हुआ है। तो इसका निक्षेपण कैसे हुआ? चतुर्थ महाकल्प या फिर क्वार्टरन के बारे में अगर हम बात करें तो थार के मरुस्थल में प्रवाहित जल एवं वायु के अवसादों के उत्तरोत्तर निक्षेपण हुआ है। यानी कि वायु और जल के अवसादों के उत्तरोत्तर जो है वो इसका निर्माण हुआ, अवसादों के उत्तरोत्तर इसका निक्षेपण हुआ है चतुर्थ महाकल्प का। ओके हम जो है वो लास्ट पार्ट के बारे में यानी कि चौथे पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, चौथे भाग के बारे में पढ़ रहे थे नवजीवी महाकल्प के बारे में। उसमें हमने देखा था कि इसके दो भाग होते हैं। तृतीय महाकल्प होता है जिसको हम जो वो टर्सियरी के नाम से भी जान सकते हैं, और एक चतुर्थ महाकल्प होता है जिसको क्वार्टन के नाम से भी जान सकते हैं। टर्सियरी जो था इसमें पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट कोयला व लाइमस्टोन के भंडार जो है वो हमें मिले हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर और उसके साथ में जो वो फलोदी। इधर अगर हम देखें तो जुरेसिक मतलब कि चतुर्थ महाकल्प आता है जिसको क्वार्टन के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें निक्षेपण जो है वो मतलब थार के मरुस्थल में जो प्रवाहित जल और वायु के अवसादों की वजह से, यानी कि प्रवाहित जल और वायु के अवसादों के उत्तरोत्तर जो है इसका निक्षेपण जो है वो हुआ है। ये तो आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि महाकल्प के बारे में जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम जो है वो अगला टॉपिक रखेंगे राजस्थान के, यानी कि राजस्थान की जो रचना जो है उसके बारे में मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिया है। तो राजस्थान के विशिष्ट प्रकार की, क्योंकि इसमें प्री कैम्ब्रियन और चट्टानों तथा वायु प्रदन के द्वारा निर्मित भाग आते हैं। अब ये तो हुआ राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के बारे में, और ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बातें। अब हम अगला जो आता है राजस्थान के भौतिक स्वरूप, उसके बारे में जो वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी ये जो है वो सारी चीज़ें नोट कर लेना और लिख लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।